गाजी है तो शमशेर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। 6 सितंबर एक ऐसा तारीखी दिन जब पाकिस्तान फोर्सेस ने हमारे दुश्मनों को रोका था, उनकी जो चलते हुए कदम पाकिस्तान की जानिब आए और कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, तो वहीं पर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उनको रोका गया और अपनी ताकत से ये दिखाया गया कि पाकिस्तान एक खुददार मुल्क भी है और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपनी हिफाजत करना भी जानता है। 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए ये दिन मनाया जाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से अपना अपना किरदार, जो कि बहुत ही अहम किरदार था, वो अदा किया और साथ ही साथ पाकिस्तानी सालमियत पर आंच नहीं आने दी। ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में पाकिस्तान में जब भी बात की जाती है, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि बात करते हैं, लेकिन उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें पता नहीं होती। हिस्ट्री को एक दफ़ा फिर से रिवाइव करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि अभी गुज़िश्ता कुछ माह पहले की अगर हम बात कर लें तो हमने देखा कि जिस तरीके से जो है मार्का हक ऑपरेशन बयानुल मरसूस, जिसमें जो है वो तमाम तर फोर्सेस की जानिब से अपना किरदार अदा किया गया, उनमें एक फ़ोर्स थी पाकिस्तान नेवी, जो कि हमारी किसी भी किस्म की आबी दुश्मन की जानिब से जो आबी जारहियत है उसको रोकने के लिए हमा वक्त तैयार खड़ी थी। साइलेंट गाइज जिनको कहा जाता है, खामोशी से अपना काम करते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसकी इन्होंने हिफाजत की और किस तरीके से, क्योंकि आज का प्रोग्राम इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने मार्का हक में हिस्सा लिया, जो कि इस ऑपरेशन में मौजूद थे, जो कि टेरिटरी पर मौजूद थे, और वो बहुत सारे उनके जो आप कहने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करेंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास आ रही थी वो भी शेयर करेंगे और हिस्ट्री के पन्नों को एक दफ़ा फिर से पलटेंगे और मैं और आप मिलकर इन तमाम तर चीज़ों को एक दफ़ा फिर से एंजॉय करेंगे। तो आइए आज के ख़ास प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो सितंबर के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में मैं और आप शायद उस तरीके से नहीं जानते होंगे। कराचीइट्स जो कि कराची में रहते हैं अक्सर मैरीटाइम म्यूज़ियम्स का रुख करते हैं और वो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें खड़ी भी होती हैं वहाँ पर वो आकर देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, जो उसकी हिस्ट्री होती है, उसके बारे में पता नहीं होता। इस वक्त मैं जिस सबमरीन में खड़ी हुई हूँ, हंगोर कहते हैं इसको, और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई थी, किस किस तरीके से, क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं, इस पर करेंगे हम बात। मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार इकबाल साहब, इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वेलकम ऑन बोर्ड हंगोर सबमरीन। थैंक यू सो मच। शहरियार मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हंगोर की हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, मैं कमांडर शहरियार इकबाल हूँ फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, और विद इन पाकिस्तान नेवी मैं पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स के अंदर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता हूँ। तो बड़ी खुशी हुई कि इस डिफेंस डे की मुनासबत से आप हमारे पास आई हैं, तो आपको मैं ये जो एक बड़ा हिस्टोरिकल हमारा ये प्लेटफॉर्म है जो अब रिटायर हो चुका है, लेकिन इसकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, तो वो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा। ठीक है जी, यहाँ से शुरू करते हैं। शहरियार सबसे पहले मुझे बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जी, इस वक्त आप जो सबमरीन के सबसे आगे वाला हिस्सा है उसके अंदर मौजूद हैं। ये हिस्सा टॉर्पिडो सेक्शन होता है। इसके अंदर आप ये ट्यूब्स देख सकते हैं, ये 8 ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर टॉर्पिडो, इनके अंदर मिसाइल वो लोड होता है। टॉर्पिडो जो है पानी के अंदर रहता हुआ एनिमी के शिप पे टकराता है, जबकि मिसाइल जो है पानी से निकल के फिर शिप पे टकराता है। तो ये जो सबमरीन है ये फ्रेंच सबमरीन है। हमने फ्रांस से ली अर्ली 70 लेट 60s में, और इससे पहले 1964 में एक और थी गाजी सबमरीन, वो यूएस थी। तो ये हमने फिर यूएस से शिफ्ट हुए फ्रेंच के ऊपर। तो ये हंगोर क्लास सबमरीन है। हंगोर आपको पीछे लेके चलते हैं। तो ये वाला जो साथ में सेक्शन है इसके आप बंक्स भी देख रहे हैं। सबमरीन एक बड़ी कन्फाइंड स्पेस होती है रहने की। ये टोटल 1.5 फुट इसकी हाइट होगी। इसी के अंदर जो है हम सोते हैं। तो बैठ तो नहीं सकते होंगे आप लोग यहाँ? बैठ इसके अंदर नहीं सकते। बैठने के लिए अलग लिविंग स्पेसेस होती हैं, रहने की डाइनिंग स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पे बस ये टोटल आप क्वांटिटी ऑफ बेड्स हैं, लिमिटेड बेड्स हैं। हॉट बंकिंग होती है, सारे क्रू के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं होते।
कुछ जो हैं ड्यूटीज़ पे होते हैं, जो बाकी ऑफ वॉच होते हैं वो इधर आके फिर अपना रिलैक्स कर रहे थे। अच्छा मुझे शहरियार ये भी बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं ना वो कन्फाइंड स्पेस होती है, एट अ टाइम कितने लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे जब हम ये कहेंगे जब आप लोग इसकी खिदमत हासिल कर रहे थे? अराउंड 60 का क्रू होता है, 60। बट दैट डिपेंड्स ऑन द मिशन, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। ट्रेनिंग का मिशन है तो डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। वॉर टाइम में हम मिनिमम क्रू या वॉर क्रू जो है वो लेके जाते हैं। मतलब ये वो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं और आप शायद उस तरीके से नहीं जानते, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कहाँ पर जो है वो मेरी और आपकी भी गलती है जिसको दुरुस्त करना है। मजीद बताएगा शहरियार। पहले यहाँ से ज़रा ऊपर चले जाते हैं। जिस तरीके से शहरियार हमें बता रहे थे बहुत ही कन्फाइंड सी स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कि जो है वो प्रॉपर्ली सब कुछ देखा जा सके। तो यहाँ से मुझे बताइएगा कि ये क्या है? ये आपकी स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हैं। ये देखें ये कितनी कंजेस्टेड है। तो बाकी आगे ये लिविंग स्पेस है जहाँ पे लिविंग स्पेस नहीं, यहाँ पे आप खाना शाना बैठ के वार्डरूम गपशप डाइनिंग आपका ये सारा ये है। यही हमारी सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। सी के अंदर हमारे पास ऑल दो खेलने के ऐसे कोई मौके नहीं होते, सो ऑल व्हाट वी कैन डू इज़ we can play board games, yeah, we can play watch movies, so that is all the entertainment we have available. और ये क्या है? ये एक लैडर है जो लैडर आगे ऊपर जाता है सबमरीन के टॉप के ऊपर। वहाँ से जब सरफेस के ऊपर सबमरीन होती है तो उसकी जो सरफेस पे नेविगेशन होती है वो फिर ऊपर जाके विजुअली आप करते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम सबमरीन डाइव पे होती है तो ये हैच बंद होता है और इसके ऊपर वाला सारा एरिया अंडर सी होता है, सबमर्ज्ड होता है, बंद होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये पिक्चर किनकी है ये भी बताइएगा? ये एडमिरल अहमद तस्नीम हैं जो कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 की वॉर के अंदर इस सबमरीन के। तो इन्होंने इंडियन शिप जो है INS कुकरी उसको डुबोया था और एक और शिप है INS किरपान, उसको उन्होंने क्रिपल किया था, बैडली क्रिपल किया था। ये है वो जी, ये इंडियन है सबमरीन, ये इंडियन शिप है जी कुकरी, जिसको इन्होंने डुबोया था। अच्छा, ये थे 1971 की जंग में। ठीक है जी, वाओ। तो इसी सबमरीन के अब नए नाम से हम चाइनीज सबमरीन्स ले रहे हैं, हंगोर क्लास सबमरीन्स। दे आर टोटल 8 सबमरीन्स, 4 हम चाइना से लेंगे और 4 जो हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो जो नई आने वाली हैं जो कि नई मॉडरेट होंगी वो आप लोग चाइना से ले रहे हैं? चाइना से ले रहे हैं और इधर भी बन रही हैं। ठीक है। ये आपका एक ऑप्स रूम है, ऑपरेशंस रूम है। इसके अंदर आपकी सारी गैजेटरी होती है, सारे सोनार्स होते हैं। सबमरीन के अंदर हम कुछ देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं कानों से। तो हमारे ऑपरेटर इतने ट्रेंड होते हैं कि सिर्फ आवाज़ सुन के वो पता लगा सकते हैं ये कोई फिशिंग बोट है, कोई बड़ा वॉरशिप है, एनिमी का शिप है। तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर अपना फायर सॉल्यूशन बनाते हैं और अटैक करते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो मुझे बताइएगा ये जो हमें इतना सब कुछ नज़र आ रहा है ये क्या क्या है? ये कंट्रोल रूम है जो सबमरीन सरफेस करती है, ऊपर आती है या डाइव करती है, उसके सारे कंट्रोल्स आप देख सकते हैं वो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स बैठे होते हैं। तो वो कंट्रोल जो हैं सबमरीन के फिन्स होते हैं जिनको प्लेन्स कहते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट के प्लेन्स होते हैं तो उस तरह सबमरीन के भी प्लेन्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। साथ में इसके टैंक्स हैं, टैंक्स में हम पानी लेते हैं। सबमरीन ओवरऑल हैवी हो जाती है तो सबमरीन जो है नीचे जाती है। अगर आप लोग डीप सी जा रहे हो तो आप लोगों का जो स्पैन होता है डीप सी में रहने का अमूमी तौर पर वो कितना होता है? जो ये सबमरीन डिज़ाइन है ये वाली 60 डेज की फ्रेंच सबमरीन जो हैं दे आर डिज़ाइन फॉर 60 डेज। तो 60 डेज के बाद वैसे भी जो क्रू है वो उसकी मसल मास कम हो जाता है और उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहती टू सस्टेन इवन फर्दर। तो ये इस तरह की लिमिटेशन, ह्यूमन लिमिटेशंस फिर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको फिर आना पड़ता है वापस। ठीक है। ये आप लोगों का किचन है? ये हमारा जी गैली इसको कहते हैं, नेवी की इस्तिलाह क्या में कहते हैं? गैली। ओके। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का खाना बनता है? यहाँ पे हमारा खाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि आप लोग डीप सी में हैं तो यहाँ पर गैस का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, हमारी हॉट प्लेट्स होती हैं। गैस जो है इट्स अ कंबस्टिबल मटेरियल। तो सबमरीन के ऊपर ऑल अराउंड हमारी वो होती हैं, बैटरीज होती हैं जो हाइड्रोजन या इस तरह के मादियात निकालती हैं। तो ये ओवरऑल एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इट कैन रिजल्ट इन एन एक्सप्लोजन।
तो वो फिर हम नहीं हॉट प्लेट्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। ये अमूमी तौर पर आज चलिएगा यहाँ पर जिस तरीके से लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दिमागों में होती हैं उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप लोग देख रहे हैं कि व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस हमें प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि यहाँ पर जो है हम ये नहीं कह सकते कि जो पाथवे बना हुआ है यहाँ पर जो है वो 2 लोग एक साथ चल सकते हैं। तो जब भी तनकीद की जाती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, तो उनको भी ज़रा मद्देनज़र रखकर बात की जाए तो सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी क्लियर आउट हो जाती है। शहरियार मुझे ये बताइएगा कि बोलते बोलते हम लोग यहाँ से गुजर गए हैं, ये क्या है? ये भी सारी इसकी ऑक्सिलरी मशीनरीज के एरियाज हैं, पंप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ऑल अराउंड द सबमरीन आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑक्सिलरी मशीनरी देखेंगे। तो ये जितना सब कुछ हमें नजर आ रहा है इसके लिए तो मुझे लग रहा है प्रॉपर ट्रेनिंग आपको चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। जी, बड़ी थॉरो ट्रेनिंग होती है। वी स्टार्टेड ऑफ ट्रेनिंग एट फ्रांस, फिर ओवरऑल जब सबमरीन्स आई तो हमारा एक सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर होता है। तो सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम जाते हैं, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, ऑन बोर्ड 1 साल की ट्रेनिंग है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं 100 के करीब सिस्टम्स होते हैं, वी नो बाय हार्ट कि एक लाइन है, ये फर्स्ट करें लाइन है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, किससे इक्विपमेंट को चला रही है, ये इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की है। तो टिल द टाइम एवरी पर्सन ऑन बोर्ड डजंट नो द एग्जैक्ट जॉब, तो फर्स्ट करें कोई खुशबू से, ताकि कोई आप कंफ्यूज ना कर पाएं कि ये उस सिस्टम की तो नहीं है, तो इसलिए हम फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं इस्तेमाल करते। फ्रेग्रेंस किसी भी किस्म की नो, आपने इम्प्रेस किसको करना है? whom do you want to impress? I mean out at sea हम सारे इकट्ठे आपस में मर्द हैं, so there's no need for fragrance actually। हाँ, मतलब आप लोग फोन कैरी नहीं कर सकते, आजकल डिजिटल दौर है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं होती, मिस नहीं करते फोन्स को कि कुछ देखें क्या हो रहा है दुनिया में? अच्छा, फोन तो अभी आए हैं,
तो जब ये सबमरीन्स आई 1960s में, 64 में, 70s में, तो तब तो ये थी ही कॉन्सेप्ट ही नहीं ये था। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आया तो हम थोड़े इसके आदी हो गए, अडॉप्ट हो गए। लेकिन सबमरीनर्स जो हैं वो जब सी में होते हैं, वी आर हैप्पी कि वी स्पेंड मोर टाइम विद ईच अदर इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑल द टाइम एट आवर मोबाइल फोन्स। तो हम तो बड़े खुश रहते हैं। पर्सनली आई एम रियली कंटेंटेड ऑलवेज। आप खुश रहते हैं यहाँ पर? आपको प्रॉब्लम होते हैं तो हम पे रीडिंग की भी काफ़ी अच्छी इनकलकेट की होती है हैबिट हमने जी। ये अच्छा हो जाता है कि बुक्स वगैरह लाकर वो पढ़ते रहें, ताकि जो है जब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर जो है वो ज़रूरत पड़े, जहाँ पर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम हो, वहाँ पर जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर ली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस तरह की जगहों पर आप क्या ही ज़्यादा एक्टिविटी कर लेंगे। और दिस इज़ द स्पेस जो कि यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द लास्ट थिंग आई थिंक वी हैव, इसके बारे में प्लीज बताइएगा। आफ्ट टॉर्पेडो रूम है, तो अगर दुश्मन को आपने पीछे से फायर करना हो, एक तो आगे आपको मैंने सबसे आगे दिखाई थी, तो अगर दुश्मन आपके आगे से मिस हो जाए, पीछे से फायर करना पड़े, तो आप आफ्ट साइड से और आफ्ट टॉर्पेडो रूम से भी फायर कर सकते हैं। सो दिस इज द आफ्टर मोस्ट पोर्शन। आपने देखा अराउंड 50 मीटर्स के अंदर की लेंथ होगी। यही हमारा 50 मीटर्स फॉर 1 मंथ 2 मंथ, यही हमारा जो है लाइफ है, यही जिंदगी होती है, इसी के इर्द गिर्द जिंदगी गुजर रही होती है। और हम लोग जब नॉर्मली देख भी रहे होते हैं, अक्सर मूवीज़ में देख रहे होते हैं, अक्सर ड्रामास में देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास बहुत ही लिमिटेड सी चीज़ें होती हैं जो आप ऑन स्क्रीन दिखा सकते हैं। और वो लोग जो कि इसको एक्सपीरियंस करते हैं उनको बेहतर पता होता है कि यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मैं और आप, हम लोग नॉर्मली जो है वो जब भी कहीं बैठे हुए हों और हमारे पास हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते हों, कभी कभी हम वेकेशंस पर ज़रा नॉर्दर्न साइड पर चले जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल्स का इशू हो रहा होता है, तो हम वहाँ जाके स्पेशल सिम्स ख़रीद रहे होते हैं कि हमारा इंटरनेट बंद ना हो। तो वहीं पर अपने मुल्क की हिफाजत का जज्बा लेकर जब निकलते हैं और डीप सी में मौजूद होते हैं और इतने रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वो एक जो जज्बा है उनके अंदर वो तरोताज़ा भी रहता है और वो उनको जो है वो मोटिवेट भी करता है कि उन्होंने जो है वो किस तरीके से मुल्क व कौम की हिफाजत करनी है। तो ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम भी इन लोगों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहें। एटलीस्ट अगर हम इनके साथ यहाँ रह नहीं सकते तो हम थ्रू आवर वर्ड्स जो है वो इनके साथ खड़े रहें, ताकि ये और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि नई ज़िंदगी जो हमारी है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी ज़िंदगी इन लोगों की मुश्किल है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान नेवी के साथ, उनके तमाम तरह अफसरान के साथ जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि मुझे और आपको नहीं पता, वो उनसे जानेंगे, उनसे वो हमारे साथ शेयर करेंगे और हम जो है मिलकर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं शुरू से पाकिस्तान नेवी की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर अहमद, कमांडर शहरियार एंड लेफ्टिनेंट बाबर। इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। सबसे पहले मुझे बताइएगा अहमद साहब, जब आपने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की, हमेशा से जितनी भी मैंने हमारे यंगस्टर्स को देखा है जो आते हैं फोर्सेस की तरफ, बड़ा डर खौफ होता है कि सिलेक्शन होगी नहीं होगी, सिलेक्शन होगी नहीं होगी। आपकी पहली बार में सिलेक्शन हो गई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फर्स्ट टाइम एडमिशन। ये ऐसा होता है कि जब पूछो तो वो कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में हो गई थी, या वाकई पहली बार में ही होती है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट टाइम ही पहली बार में। तो कोई ट्रिक तो बताएं लोगों को, बेचारे लड़के बड़े परेशान होते हैं कि हमसे पास ही नहीं होता ये, नहीं उसके लिए ISS भी नहीं क्लियर होता, आगे क्या जाएंगे हम? उसके लिए जो मुझे भी बताया गया था, मेरे बड़ों ने जो मुझे बताया था, मेरे फादर ने जो मुझे बताया था, और वैसे भी अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें जितना आप अपने आप को एज इट इज़ आप प्रेजेंट करेंगे उतना दैट विल बी इन योर फेवर। ISS भी एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे आपको 4-5 दिन के लिए मुख्तलिफ टास्क दे के, मुख्तलिफ चीज़ें दे के आपको हर एंगल से एडजस्ट किया जाता है, और हर एंगल से जज करने के बाद वो एक डिसीजन पे पहुँचते हैं। तो उसमें बेहतर यही होता है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने भी प्रैक्टिकली किया था, कि वो जैसे आप हैं आप अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करें वहाँ पर। जो एक्चुअल पर्सनालिटी है आपकी, आप उसी के साथ जाएंगे, उसी के साथ तो सक्सेस रेट ज़्यादा है। जो हमारे यहाँ वो एक्ट किया जा रहा होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन कर ली, अब पाकिस्तान नेवी तो ठीक है, आर्मी एयरफोर्स वहाँ पर क्यों नहीं आप गए? वाई नेवी? नेवी का एक तो मेरा ये था कि मुझे नेवी का समंदर से मुझे काफ़ी शौक़ था पहले से ही, मतलब शुरू से ही मुझे सर्फिंग का और सेलिंग का, इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था शुरू से ही, क्योंकि मैं वाटर स्पोर्ट्स देखता था टीवी पे। और उसके अलावा सेकंड चीज़ जो है कि हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है नेवी में। आई एम दी फर्स्ट वन जो कि नेवी में है। मेरे फादर एयरफोर्स से थे, मेरे कज़न्स आर्मी में हैं, सो आई एम दी ओनली ऑड वन आउट जो कि नेवी में आया हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस स्टेज पे आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस, अभी मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे कज़न्स, मतलब वो मुझे एक उस तरह से देखते हैं, मुझे कहते हैं कि यार यू आर दी लकी पर्सन, यू हैव बीन टू दी फ्रंट एरियाज, यू आर दी लकी पर्सन, और आप कराची में स्टेशन है। मतलब अब आर्मी और एयरफोर्स की और बहुत ज़्यादा उनके टास्क होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारी एज सच मूवमेंट इन कंट्री तो उतनी ज़्यादा नहीं होती, बट मूवमेंट हमारी आउट एट सी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है जी, 6 सितंबर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले थोड़ी स्टोरी जान ली जाए। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर शहरियार, इनसे करते हैं बात। आपने पाकिस्तान नेवी क्यों ज्वाइन? मैं असल में 3rd जनरेशन नेवल ऑफिसर हूँ। अच्छा। मेरे दादा ब्रिटिश नेवी में ही ज्वाइंड इन 1942, तो 74 में मेरे वालिद साहब आए। तो डेफिनेटली फैमिली पैशन एंड नेवी रन्स इन माय वेन्स, दैट्स व्हाई प्रोबेबली। वो कहते हैं अमूमी तौर पे कहा ही जाता है कि अगर आपके वालिदैन में से, जैसे आपने बताया ना, यू आर द 3rd जनरेशन, कोई हो फोर्सेस में तो बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। ये मिथ है या हकीकत है? ये इट्स कम्प्लीटली मिथ, क्योंकि ISSB में वो हर एंगल से आपको जज करेंगे। कोई बनावटी इंसान है, वो he'll be cleared away, तो वो आपकी फैमिली वैल्यूज़ भी देखते हैं। असल में हम तो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हम क्वालिफाइड हो चुके हैं। हमें दूसरा एस्पेक्ट या एंगल ही नहीं पता कि अगर आप नहीं हैं क्वालिफाइड तो क्यों नहीं वो है? क्यों नहीं है। तो हम क्वालिफाई हुए हैं तो डेफिनेटली वी सी द ब्राइटर साइड, बट नो डाउट ISSB जो है वो अच्छा जज करता है 6-7 दिनों तो में। ऐसा था कि जैसे आपने बताया ना, जब आप ISSB देकर आए तो प्रेशर भी अलग से होगा कि बाबा कह रहे होंगे घर पे कि मुझसे हो गया तुमसे नहीं हुआ, वो वाला प्रेशर था, या आपने कहा कि आपको पता था कि हाँ हो ही जाएगा? जब आप ISSB के गेट से जब निकल रहे होते हैं, एक थोड़ा सा एक हिंट आपको मिल चुका होता है। एटलीस्ट 2006 में जो भी था तब की मेथडोलॉजी, तो वो थोड़ा मिल चुका था। तो बाय द टाइम आई रीच्ड होम, सो आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा हो गया है।
लेकिन इन पैरेलल डेफिनेटली हमने यूनिवर्सिटीज़ नस्ट में भी हो गया था, या बाकी जो हम पैरेलल सारा हमने अप्लाई किया हुआ था। सो नेवी का जिसमें पैशन था, सो वी लेट गो ऑल द अदर एवेन्यूज। हमारे साथ लेफ्टिनेंट बाबर मौजूद हैं, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू जी। मुझे बताइएगा कि आप कराची से ही हैं? मैं एबटाबाद से हूँ। एबटाबाद से, खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा से। तो फैमिली में है कोई, जैसे ये बता रहे थे आपकी फैमिली में कोई है आर्म फोर्सेस से? नहीं जी, आई एम द फर्स्ट वन। यू आर द फर्स्ट वन। और बाकी भाई बहन है? नहीं, मैं एक ही भाई हूँ और मेरी 2 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा है ना, अगर आपका कोई एक और भाई होता तो उस पर तो बहुत ज़्यादा, जैसे हम बात करी थी, प्रेशर होता। एक बड़ा भाई चला गया आर्म फोर्सेस में, आप भी वहीं जाओ। तो आपने सोचा कैसे, जब पूरे खानदान में कोई बंदा ही नहीं आर्म फोर्सेस में, आपको कैसे ख्याल आया? अक्सर मैं लोगों से पूछती हूँ, लोग कहते हैं हम मिली नगमे हम उस जमाने में सुनते थे, बड़ा जोश पैदा होता था। आपका क्या, व्हाट इज़ योर स्टोरी? मेरा मोटिव ये था, मेरी जो स्कूलिंग और कॉलेज है वो कैडेट कॉलेज से। तो व्हेन आई पास्ट एफएससी जब मैंने किया, तो कैडेट कॉलेज में जो भी स्टूडेंट होता है उसका एफएससी करते ही ये मोटिव होता है कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी। तो जब मैं निकला बाहर एफएससी करके, तो मेरा यही मोटिव था कि मैंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी। अब नेवी क्यों ज्वाइन की, मैं उधर से जब निकला तो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी से ही मैंने अप्लाई किया फॉर नेवी। कहते हैं अभी मुझे बताएं, मार्का हक में यू वर पार्ट ऑफ इट? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। कैसा एक्सपीरियंस था? अभी पहले जब वहाँ से सिर्फ धमकियाँ ही आ रही थी कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ करेंगे, वो वाला, उसके बाद जब आप लोगों को फाइनल कॉल आई कि यू पीपल हैव टू गो, वो वाली सिचुएशन बताइएगा। अच्छा, एज ए सबरीनर मैं आपको थोड़ा एक प्रीएम्बल दे दूं कि ये सारी हमारी जो डिप्लॉयमेंट होती है, दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक लेवल डिप्लॉयमेंट। तो जब आप गए, जैसे आप बता रहे हैं कि जज्बा पूरा था, सारी चीज़ें थी और आप लोग वेट कर रहे थे किसी न किसी ऑर्डर का, और फिर आप लोगों ने देखा कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी ऑर्डर आया नहीं, वहाँ से कोई वायलेशन हुई नहीं, या वहाँ से उन लोगों ने कोई ऐसी आबी जारहियत करने की कोशिश नहीं की है, तो क्या था दिमाग में कि क्यों नहीं किया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Why our enemy could not endeavor to create any misadventure, because they knew we are in the areas, we are in our deployment areas, और they knew कि this is an international water, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ की तो उसके एक तो रिपरकशन भी होगी, और फिर जो उर्दू में कहते हैं कि मुँह छुपाने का मौका नहीं मिलता, तो वो उनको नहीं मिलेगा। आप भी यू वर पार्ट ऑफ इट? जी, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, एंड ये हमारी परपेचुअल प्रिपेयर्डनेस है सबमरीन्स की, एविएशन, नेवल एयर आर्म की, हमारे शिप्स की, हमारी फोर्स डायमेंशन जो है एसएसजी कमांडोज उनकी, और अब तो इवन 5th हमारी जो डोमेन है साइबर वॉरफेयर। सो वी वर फाइटिंग एट ऑल फ्रंट्स एंड वी वर रेडी। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मीडिया पर दी गई फ्रॉम द अदर साइड कि अब इंडियन जो जहाज़ हैं वो दाखिल हो गए हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये वाली बंदरगाह गई, वो वाली भी उड़ गई, ये रह गया, वो तबाह हो गया। ये इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही थी कि नहीं, बस उतनी इन्फॉर्मेशन थी जितनी रिक्वायर्ड थी? या ये भी तो इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ना, कि भाई वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी? जी, ये होती है डिसइंफॉर्मेशन, यानी येलो जर्नलिज्म कहते हैं हाँ जी, येलो जर्नलिज्म के इसको, और मीडिया वॉरफेयर के। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बड़ा मैच्योरिटी के साथ कवर किया है थ्रू आउट, एंड नॉट एन आयोटा ऑफ कोई गलत रिपोर्टिंग। उधर से जो इस तरह की न्यूज़ होती है, डेफिनेटली दैट्स ऑल प्रोपेगेंडा, तो वो नहीं हम तक आता। हम पे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है दैट्स वेरी क्रक्स एंड टू द माइन्यूटेस्ट डिटेल करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो उन बाद में जब हम वापस आए डिप्लॉयमेंट के बाद, तब पता चला वो तो बंदरगाह के अंदर कराची में दाखिल हो गए, पता नहीं लाहौर भी दाखिल हो गए। उनका विक्रांत और विक्रमादित्य 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो इधर दंदनाते फिर रहे थे, उनके फाइटर्स इधर उड़ रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी वर आउट एट सी, और वो दैट वाज एप्टली हाईलाइटेड बाय DCSO जो हमारी ब्रीफिंग्स वगैरह मीडिया को दी थी उन्होंने। अच्छा, एक मिसाल है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से जो है वो अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो जब इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैल रही होती है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके बाद जिस तरीके से आप कह लें इंटरनेशनली
इंडिया को फेस करनी पड़ी है एम्बैरेसमेंट जो कि अभी तक वो भुगत रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि यार कभी दिमाग में नहीं है आप लोग आपस में बैठ के बात करोगे यार ये कैसा दुश्मन है बेवकूफ़ सा, क्या मिल गया हमें? उनको खुद ही नहीं पता हुआ क्या है। इतना हमने माशाल्लाह हमारी एयरफोर्स ने बल्कि आर्म फोर्सेस ने इतना सप्रेस किया उनकी आर्म फोर्सेस को कि आज तक वो प्रॉब्ली दे हैव नॉट कम टू टर्म्स कि उनके साथ हुआ क्या है। ये एक लंबी दास्तान है जो चलती रहेगी। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, बहुत कम बोला है आपने, मुझे ये बताइएगा जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तमाम तर चीज़ें जो हैं या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो एडवांस होते हैं, तमाम तर टेक्नोलॉजीज शामिल होती हैं। आपको जिस तरीके से पाकिस्तान की पूरी कौम है उनका एक ट्रस्ट लेवल बन गया है आप सब पर कि नहीं हमारी फोर्सेस जो हैं वो पीछे खड़ी हुई हैं, आगे खड़ी हुई हैं, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो दे विल फेस इट। तो ये बताइएगा कि आप जब आते हैं देखते हैं तो कितना आप बता सकते हैं, जो आप बता सकते हैं वही बताइएगा कि क्या बता सकते हैं कि कितनी बेहतरी मज़ीद आई है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं या कैसे कैसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आगे यूज़ होंगे या बेहतर होंगे हमारे लिए या हमारे डिफेंस के लिए? देखिए मैडम, एक चीज़ तो ये है कि हमारी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं उन पे फ़ख्र महसूस करती है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी, और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का यकीन भी है और आगे भी इस चीज़ का यकीन रहेगा। जहाँ तक इक्विपमेंट की बेहतरी है मैडम, पाकिस्तान नेवी इज़ एक्चुअली अ 4 डायमेंशनल फोर्स, और ऐसा नहीं है कि एक डायमेंशन में ही पाकिस्तान नेवी के पास कोई अच्छा इक्विपमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इन ऑल 4 डायमेंशन पाकिस्तान नेवी इज़ हैविंग बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट, और हमारा जो एनिमी एडवर्सरी है ऑल्दो ही इज़ हैविंग प्लेटफॉर्म्स मोर इन नंबर, बट नेवी के पास जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो नंबर है वो लेस है, लेकिन एंड दे आर फुली कैपेबल, और हमारी जो कॉम्बैट रेडीनेस और ऑपरेशनल प्रिपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स एट ऑलवेज इट्स पीक। आखिर में ज़रा अब हमारी जो दुश्मन है एक मैसेज दे दें उसको, पाकिस्तानी कौम के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें। पाकिस्तानी कौम के लिए ये मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस दे आर फुली कैपेबल, और वो हमेशा अपनी कौम के लिए लड़ती रहेंगी और हमेशा से इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगी। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी कोई आखिरी पैगाम करिए, दुश्मन को पैगाम और कौम के नाम एक मैसेज। जी, दुश्मन को ये, इफ़ यू थ्रो अ स्टोन एट अस we'll throw a brick at them. Very clear. आप बताएं जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि टिल द टाइम वन सबमरीनर इज़ अलाइव, इसमें पाकिस्तानी कौम को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आर मैरीटाइम बॉर्डर्स, आर मैरीटाइम फ्रंटियर इज़ सिक्योर। सो दिस इज़ माई वन लाइनर, टिल द टाइम वन सबमरीनर इज़ अलाइव, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत अच्छी बात है, एक तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने विटनेस भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ मौजूद थे। 6 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है हम सबके लिए और इसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहा करें। सोशल मीडिया से निकल कर कभी किताबें खोल कर, हिस्ट्री की किताबें खोल कर पढ़ा करें। वो अक्सर कहा जाता है ना कि बुज़ुर्गों के पास बैठें तो वो ज़रा इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर दे देते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन पर काम करें, ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि तमाम दर फोर्सेस की जानिब से हमेशा पाकिस्तानी कौम के नाम दिया जाता है वो यही है कि जब तक पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, पाकिस्तानी कौम जो है उसको सिर्फ यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आज एक स्पेशल प्रोग्राम जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं वो तारीख जो कि मुझे और आपको बीइंग पाकिस्तानी याद रखने की बहुत ज़रूरत है, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन जाफ़र अब्दुल क़य्यूम साहब, इनको वेलकम करते हैं और इनसे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि 6 सितंबर को लेकर लोगों को तारीख़ याद है, लोगों को साल याद है, लेकिन लोगों को उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लर आउट हो गया है। तो ज़रा अगर आप चंद अल्फाज, चंद जुमलों में हमें बता दें बेसिकली हुआ क्या था।
after any conflict. मार्का हक जो ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से जिसका आगाज़ किया गया था, कैप्टन जाफर साहब वाज पार्ट ऑफ इट। एक तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज हम बीइंग पाकिस्तानी, क्योंकि हम कहते हैं ना बड़ी जज्बाती कौम है, वैसे हम हज़ार बुराइयाँ कर लें, अपने रोने रो लें पानी बिजली गैस के, लेकिन जहाँ पर हुब्बुल वतनी की चीज़ आती है तो हम बड़े यूनाइटेड हो जाते हैं। तो ये एक तो बड़े ऑनर की बात है। एंड सेकेंडली जब आप वापस जैसे आप बात करें ना, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे, हमने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया खुद भी कि उन दिनों आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट पर जा रहे हैं, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर चंद लोग, एक सोशल गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की ना, वहाँ पर नेवी की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से और आर्मी की के जो पर्सोनल्स बैठे हुए होते हैं जो जवाब दे रहे होते हैं मीडिया को, वहाँ पर हमने देखा कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पर भी बड़ी वो हुआ, बड़ी सोशल मीडिया पर वो भी बड़ी चीज़ें बनी। तो उनमें भी उन्होंने कहा कि साइलेंट गाय दी, साइलेंट गाय। बाद में उन्होंने इसको एड्रेस भी किया। तो ये क्या है कि आप लोगों को सिखाया जाता है कि बिल्कुल खामोश रहना है, यू डोंट नीड टू टॉक? सिखाया तो नहीं जाता, लेकिन आप कह लें कि हमारी वे ऑफ वर्किंग थोड़ी सी अफेक्ट होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारी जो वन ऑफ द मेन स्ट्रेंथ हमारी ये है कि हम
अल्लाह हाफ़िज़।